हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आरबीआई स्टडी वाला में। दोस्तों, हम लोग इससे पहले के क्लास में पढ़े थे कि पांडिचेरी पर जो है अंग्रेज़ों या पुर्तगालियों का जो उपनिवेश शुरू हुआ था या अधिकार हुआ था। अल्फांसो डी अल्बुकर्क के बारे में पढ़े थे, नीनो डी कुन्हा के बारे में पढ़े थे। ये सब हम लोग पढ़ चुके थे। आज से हम लोग दोस्तों पढ़ने वाले हैं कैप्टन विलियम हॉकिंस के बारे में, अम्बुर का युद्ध से और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन जो होता है वहाँ वो सब हम पढ़ेंगे। डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ेंगे और आगे चल के ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच में जो युद्ध सब होता है उस सभी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, उससे पहले कहना चाहेंगे कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि सबसे पहले भी जो भी वीडियो आएगा वो सबसे पहले आपको पहुँचे। सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनका भी तैयारी अच्छे से हो सके। ठीक है दोस्तों, और जिन लोगों ने BRSS CGL का फॉर्म नहीं फिलअप किए वो फिलअप कर दीजिए, या ऑफिस असिस्टेंट का फॉर्म नहीं फिलअप किए वो भी फिलअप कर दीजिए क्योंकि डेट बढ़ चुका है, 14 अक्टूबर तक हो चुका है। ठीक है दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। ये कंटेंट बहुत ही अच्छा कंटेंट है, BPSC लेवल का कोई कंटेंट है दोस्तों। ठीक है, BPSC में भी पूछा जाता है, उन सभी का वहाँ उस लेवल तक का कंटेंट है। ठीक है, आप कंपेयर भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय लेते हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे। ठीक है, लाइन बाय लाइन पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है। कैप्टन विलियम हॉकिंस 16 से 8 से 1611 तक रहा था। ठीक है, ये जहांगीर यहाँ कहाँ आया था? जहांगीर के दरबार में प्रथम अंग्रेज राजदूत इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का दूत था। किसका दूत था? तो ये जेम्स प्रथम का दूत था। कौन? कैप्टन विलियम हॉकिंस। ठीक है, वह तुर्की भाषा का ज्ञाता था। ये क्या थे? तुर्की भाषा के भी ज्ञाता थे, यानी जानते थे। ठीक है, राजदूत सब उन्हीं को बनाया जाता है जो दूसरे देश की लैंग्वेज सब जानते हो, अच्छा समझते हो, तब ना उस देश के बारे में समझेंगे और वो अपने राजा के पास जो है उसकी जानकारी देंगे, उस देश के बारे में जानकारी देंगे। ठीक है, तो ये तुर्की भाषा के ज्ञाता थे। ठीक है, और कब से कब तक रहा था? 1608 से 1611 तक। ठीक है, ये कब कहाँ आया था? तो जहांगीर के दरबार में आया था। ये प्रथम अंग्रेज थे, राजदूत, प्रथम अंग्रेज भी और राजदूत भी, और इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम। कौन? जेम्स प्रथम का दूत था। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट है, सूरत में डचों द्वारा फैक्ट्री 1616 में फ्रांसीसी। सूरत में जो है डचों द्वारा, यहाँ पर दो क्वेश्चन है। सूरत में डचों द्वारा फैक्ट्री कब लगाया गया था? 1616 में। और फ्रांसीसी द्वारा कब लगाया गया था? तो 1668 में प्रथम कारखाना बनाया गया था। ठीक है, फ्रांसीसी द्वारा कब? 1668 में, और डचों द्वारा कब? 1616 में। ठीक है, सूरत में। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने आरंभ में सूरत को वेस्टर्न प्रेसिडेंसी बनाया। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत को सबसे पहले प्रारंभ में क्या बनाया था? वेस्टर्न प्रेसिडेंसी। वेस्टर्न मीन्स क्या? पश्चिमी प्रेसिडेंसी बनाया था। ठीक है, और बाद में क्या बनाया? बाद में मुंबई को अपनी प्रेसिडेंसी बनाया। उसके बाद मुंबई को क्या किया? अपनी प्रेसिडेंसी बनाया। सबसे पहले किसको प्रेसिडेंसी बनाया था? वेस्टर्न प्रेसिडेंसी सूरत को बनाया था। ठीक है, उसके बाद क्या किया? मुंबई को अपनी प्रेसिडेंसी बना लिया, यानी कार्य जो जहाँ पर उनका सारा लेखा जोखा सारा चीज़ का जो काम होता था वो कहाँ करने लगा? मुंबई में। ठीक है, मुंबई को अपना प्रेसिडेंसी बना लिया। ठीक है, अब अगला पॉइंट है, अवध के नवाब सादत अली खान, ये 1798 से 1814 तक होता है। ठीक है, ये 1798 में इलाहाबाद का किला अंग्रेज़ों को सौंप दिया। अवध के नवाब जो थे सादत अली खान, वो क्या किया? 1798 में इलाहाबाद का किला जो था किसको दे दिया? अंग्रेज़ों को दे दिया, यानी सौंप दिया, उसको दे दिया। ठीक है, अंग्रेज़ों को दे दिया। ये सब पूछा भी जा सकता है कि ये पॉइंट सब है। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, बम्बई के अंग्रेज गवर्नर जॉन चाइल्ड 1688
ईस्वी में मुग़ल बादशाहों पर घेरा तथा मुग़ल बंदरगाहों को क्या किया, घेरा, ठीक है, यानी घेर लिया। कौन? जॉन चार्ल्ट ने क्या किया था, मुग़ल बंदरगाहों को घेर लिया था, ठीक है, और हजारों यात्रियों को क्या किया, बंदी बनाया, और औरंगजेब ने भारत से निष्कासित कर दिया। बम्बई के अंग्रेज गवर्नर जो थे जॉन चार्ल्ट, वो 1688 में क्या किया, मुग़ल बंदरगाहों पर क्या किया, घेरा, यानी घेरा ले गए। उसके बाद क्या किया, हजारों यात्रियों को बंदी बनाया, और औरंगजेब ने क्या किया, भारत से निष्कासित कर दिया। किसको? जॉन चार्ल्ट को, जो बम्बई का गवर्नर था। अगला है कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48 तक होता है, ठीक है। वो किससे संबंधित था? ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार से संबंधित था, यानी कि ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के लिए कर्नाटक का प्रथम युद्ध हुआ था, ठीक है। किसके लिए हुआ था? तो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार, ये पिछले क्लास में हम लोग पढ़े होंगे। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के लिए युद्ध हुआ था, ठीक है, 1746 से 1748 तक, और ये 1740 का युद्ध था, ठीक है। तत्कालीन कारण क्या था? तत्कालीन कारण अंग्रेज कैप्टन बर्नेट द्वारा फ्रांसीसी जहाज पर अधिकार। तत्कालीन कारण तो ये था कि अंग्रेज कैप्टन जो थे बर्नेट, उसके द्वारा क्या किया था, फ्रांसीसी जहाज पर अधिकार कर लिया था, उसके कारण हुआ था, ठीक है। और प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748 तक हुआ था। ये किसकी संधि से समाप्त होती है? तो एक्सला-शैपेल की संधि से समाप्त होती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी भी है, ठीक है। किससे समाप्त होता है? एक्सला-शैपेल की संधि से समाप्त होती है। कर्नाटक के प्रथम युद्ध 1746 से 1748 तक होता है, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। द्वितीय कर्नाटक युद्ध, ये 1749 से 1754 तक, ये पांडिचेरी की संधि से समाप्त होती है, ठीक है। किससे समाप्त होती है? पांडिचेरी की संधि से समाप्त होती है 1754 में। तृतीय कर्नाटक युद्ध देखते हैं। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1758 से 1763, ये पेरिस की संधि से समाप्त होती है, ठीक है। याद करेंगे, पहला कर्नाटक युद्ध 1746 1748 एक्सला-शैपेल की संधि से समाप्त होती है 1748 में, और द्वितीय कर्नाटक युद्ध ये 1749 से 1754 तक होता है, तो पांडिचेरी की संधि से समाप्त होता है। और तृतीय कर्नाटक युद्ध 1758 से 1763 तक, ठीक है, ये पेरिस की संधि से समाप्त होती है 1763 में। अगला पॉइंट है अम्बुड का युद्ध। अम्बुड का युद्ध कब हुआ था? 1749 ईस्वी में कर्नाटक का नवाब जब अनवरुद्दीन जो था, और फ्रांसीसी सेना डुप्ले, चंदा साहब, मुजफ्फर जंग की संयुक्त सेना से हुई थी, ठीक है। और अनवरुद्दीन के क्या हुआ था? पराजय हुआ था, वह हार गया था, ठीक है। अनवरुद्दीन क्या किया था? हार गया था, ठीक है। 1749 में जो है कर्नाटक का नवाब अनवरुद्दीन और फ्रांसीसी सेना के बीच हुआ था। इसके साथ फ्रांसीसी सेना के साथ कौन कौन सब थे? चंदा साहब, मुजफ्फर जंग की संयुक्त सेना थी, ठीक है। इसी कारण क्या हुआ? अनवरुद्दीन की पराजय हो गया, ठीक है। ये सब साथ दिए थे फ्रांसीसियों को। किसके लिए साथ दिए थे? ये सब भी लोग के कारण साथ दिए थे। अगला पॉइंट है डुप्ले प्रथम यूरोपियन था जिसने भू अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़े में भाग लेता था। ये क्या करते थे? जो भारतीय राजाओं के झगड़े में, यानी एक राजा दूसरे राजा से जो लड़ाई करते थे, उसमें कौन फ़ायदा उठाते थे? तो ये डुप्ले प्रथम यूरोपीय थे, ठीक है, जो क्या करते थे, यानी उसमें भाग लेते थे। यानी दोनों में जिसकी तरफ देखता था कि बोलता था कि मैं तुम्हें साथ दूंगा, उसके बाद इससे लड़ना है तो उससे लड़ता था, ठीक है। उसके बाद वो क्या करते थे? उसके बोलता था कि इसके बदले मुझे, तुम्हें साथ देने के बदले मुझे इतना, ये 5 गाँव या 10 गाँव या एक राज जैसे मुझे मिल जाना चाहिए। यानी उस समय में गाँव चलता था, गाँव मिल जाना चाहिए, ठीक है, वो उसका गाँव हो जाता था। ये ऐसा होता था। इसी को भू अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं ने
में झगड़े में भाग लेता था। ठीक है, और देखते हैं, पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राज दरबार में भारतीय व्यय पर नियुक्त करवाया। ठीक है, इसको क्या किया, पहली बार जो है यूरोपीय सेना को भारतीय राज दरबार में भारतीय व्यय पर नियुक्त करवाया, यानी भारत के खर्चों को देने के लिए नियुक्त करवाया। ठीक है, आगे यूरोपीय हितों के लिए भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप किया, यानी अपने हितों के लिए, यूरोपीय मतलब वो अपने देश के हितों के लिए क्या करते थे, भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप करते थे, मतलब टांग अड़ाते थे। ठीक है, टांग अड़ाने का काम करते थे। चलिए आगे देखते हैं, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। इसके बाद आता है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी फ्रांस की जो है ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। सन 1664 ईस्वी में, सन 1664 ईस्वी में फ्रांस के सम्राट लुई 14वें के मंत्री कोलबर्ट द्वारा स्थापित हुआ था। किसके द्वारा स्थापित हुआ था, 1664 ईस्वी में सम्राट लुई 14वें के मंत्री कोलबर्ट द्वारा स्थापित हुआ था। निर्माण राज्य द्वारा तथा खर्च सरकार द्वारा। निर्माण जो है किसके द्वारा, राज्य द्वारा हुआ था, और खर्च किसके द्वारा, सरकार द्वारा। ठीक है, सरकारी व्यापारी कंपनी थी। ये कैसी थी, सरकारी व्यापारी कंपनी थी, यानी सरकार के द्वारा रेगुलेटरी होता था, यानी रेगुलेशन होता था, उसी के आधार पर चलता था। ठीक है, निर्माण राज्य के द्वारा और खर्च सरकार द्वारा। ठीक है, जो भी खर्च होता है सरकार द्वारा। अगला पॉइंट पढ़ते हैं, 1688 ईस्वी में फ्रैंकोइस कैरो द्वारा सूरत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री स्थापित हुआ। फ्रांसीसी फैक्ट्री कब स्थापित हुआ, 1688 ईस्वी में। किसके नेतृत्व में, किसके द्वारा, फ्रैंकोइस कैरो के द्वारा। ठीक है, फ्रैंकोइस कैरो के द्वारा, फ्रैंकोइस कैरो के द्वारा प्रथम फैक्ट्री स्थापित हुआ था। कहाँ पर, सूरत में। ठीक है, प्रथम फैक्ट्री स्थापित हुआ था। अगला पॉइंट है, और 1669 ईस्वी में, 1668 ईस्वी में तो सूरत में, और 1669 ईस्वी में कहाँ पर, मछलीपट्टनम में दूसरी व्यापारी कोठी स्थापित, कोठी या फैक्ट्री बोला जाए तो एक ही होता है, मछलीपट्टनम में स्थापित हुआ था। अगला पॉइंट है, 1674 ईस्वी में पांडिचेरी में, और 1674 में कहाँ, पांडिचेरी में किसके, फोर्ट लुई किला का निर्माण फैको मार्टिन द्वारा किया गया था। फोर्ट लुई नाम था वहाँ का, पांडिचेरी में, और किसके द्वारा करवाया गया था, तो फैको मार्टिन द्वारा। ठीक है, इसके बाद आता है डच ईस्ट इंडिया कंपनी। इसके बाद आता है डच कंपनी। डचों द्वारा 1602 ईस्वी में कंपनी की स्थापना होती है। डचों द्वारा जो है कब स्थापना हुई थी, 1602 ईस्वी में। ठीक है, कंपनी की स्थापना होती है। पहली फैक्ट्री ये कब लगाया था, 1605 ईस्वी में। कब, कहाँ पर, मछलीपट्टनम में। 1602 में आया और 1605 में इसने मछलीपट्टनम में अपनी फैक्ट्री डाली। बंगाल में पहली फैक्ट्री 1627 ईस्वी में, और बंगाल में कब, 1627 ईस्वी में पीपली में स्थापित किया था। कहाँ स्थापित किया था, तो पीपली में। और 1653 ईस्वी में चिनसुरा में फैक्ट्री स्थापित की थी, और 1653 ईस्वी में कहाँ पर, चिनसुरा में। ठीक है, कंपनी का नियंत्रण डच सरकार के हाथ में था। कंपनी का नियंत्रण जो कंट्रोल कौन करता था, डच सरकार। ठीक है, डच के सरकार। ठीक है, डच देश है। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद युद्ध होता है, वेदरा का युद्ध। वेदरा का युद्ध, वेदरा जगह है, उस जगह का युद्ध, वहाँ पर युद्ध होता है 1759 ईस्वी में। किसके किसके बीच, अंग्रेज और डच के बीच। ठीक है, जिसमें डचों का पतन हो जाता है। ठीक है, यानी हार जाता है। 1759 ईस्वी में किसके किसके बीच हुआ था युद्ध, अंग्रेज और डचों के बीच हुआ था। वेदरा का युद्ध हुआ था, डचों का पतन हो जाता है भारत में। ठीक है, आगे देखते क्या होता है। पतन होने के बाद भारत में यूरोपीय शक्ति के आगमन, आगे देखते भारत में जो है यूरोपीय शक्ति का आगमन कैसे कैसे आगमन होता है। ठीक है, भारत में यूरोपीय शक्ति का आगमन का क्रम, पहले कौन आया, पुर्तगाली आया, उसके बाद डच आया, उसके बाद अंग्रेज आया, उसके बाद फ्रांसीसी। ठीक है, पुर्तगाली कब आया, 1498 में, और डच कब, 1605 ईस्वी में, और अंग्रेज कब, 1660 ईस्वी में। ठीक है, और फ्रांसीसी कब, 1668 ईस्वी में। ठीक है, आगे
सोरा अफीम बिहार से प्राप्त किया जाता था। सोरा और अफीम कहाँ से प्राप्त होता था? बिहार से प्राप्त किया जाता था। ठीक है, आगे एक्सला-शापिल की संधि 1748 ईस्वी में कर्नाटक की प्रथम युद्ध समाप्त। एक्सला-शापिल जो की संधि हुई थी वो कर्नाटक की प्रथम युद्ध के समाप्त हुई थी। ठीक है, एक्सला-शापिल की संधि से क्या हुआ था? कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्त हुआ था और मद्रास अंग्रेज को पुनः प्राप्त हो गया। मद्रास क्या हुआ? अंग्रेज को फिर से मिल गया। ठीक है, ये संधि होने के बाद। ठीक है, एक्सला-शापिल तो हम लोग पहले पढ़े होंगे। प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था 1746-48 तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं। पहले एक साइड का पढ़ लेते हैं, उसके बाद दूसरी साइड का पढ़ेंगे क्वेश्चन करने के बाद। ठीक है, अगला पॉइंट है मुगल सम्राट फर्रुखसियर द्वारा 1717 ईस्वी में मुर्शिद कुली खान को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया। मुगल सम्राट फर्रुखसियर जो था उसके द्वारा 1717 ईस्वी में क्या किया था? मुर्शिद कुली खान को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया और मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था। इसके बाद कोई गवर्नर का नियुक्ति नहीं किया गया मुगल सम्राट द्वारा। ठीक है, 1717 में अंतिम गवर्नर को नियुक्त किया कौन? फर्रुखसियर द्वारा। ठीक है, मुर्शिद कौन बना था? तो मुर्शिद कुली खान। ठीक है, बंगाल का गवर्नर। उसके बाद होता है प्लासी का युद्ध। कब हुआ था? 23 जून 1757 ईस्वी को पश्चिम बंगाल भागीरथी नदी के किनारे। कहाँ हुआ था? पश्चिम बंगाल में भागीरथी नदी के किनारे। अब इस युद्ध में क्या क्या सब हुआ था इसके बारे में पढ़ते हैं। इस युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था। यानी बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव के साथ कौन कौन सब थे? मीर जाफ़र, राय दुर्लभ और यार लतीफ़। ठीक है, मीर जाफ़र था, राय दुर्लभ और यार लतीफ़ थे। ठीक है, सिराजुद्दौला की सेना का नेतृत्व मीर मदन ने किया जो युद्ध में मारा गया। ठीक है, कौन नेतृत्व कर रहा था? सिराजुद्दौला का सेना में कौन नेतृत्व कर रहा था? तो मीर मदन। ठीक है, मीर मदन होता है, यहाँ पर मदान लिखा है, गलती है। आगे सिराजुद्दौला मुर्शिदाबाद चला गया। उसके बाद क्या हुआ? सिराजुद्दौला जो है हारने के बाद मुर्शिदाबाद चला गया। अगला पॉइंट है ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ करने वाला प्रथम निर्णायक सफलता मिली। यानी कि प्लासी का युद्ध जो हुआ उसी से ब्रिटिश शक्ति को जो है सबसे ज़्यादा सफलता मिली, यानी ब्रिटिश प्रभुत्व को सफलता मिला। ठीक है, इसके बाद इसको मन बढ़ने लगा कि और हम युद्ध करें और राज्य को हड़पे। ठीक है, मनमानी करें इस युद्ध से। ठीक है, होता है ना कि एक चीज़ में किसी को सफलता मिल जाता है, यानी युद्ध में जीत जाता है तो और उसको मन बढ़ जाता है। ठीक है, उसी कारण से इसको मन बढ़ने लगा। ठीक है, इससे सफलता मिला, इसके कारण ये अपना क्या वर्चस्व बढ़ाने लगा और जगह जगह पर ये अपना मनमानी करने लगा रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। आगे भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक रॉबर्ट क्लाइव विलियम पिट ने इसे स्वर्ग से उतरा सेनानायक कहा जाता है। भारत में जो है ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक किसे कहा जाता है? रॉबर्ट क्लाइव। ये पूछा भी जा सकता है। ठीक है, विलियम पिट ने क्या कहा? इसे स्वर्ग से उतरा सेनानायक कहा। आगे है मीर कासिम राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया। मीर कासिम क्या किया? मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया किस राजधानी को। ठीक है, कुछ खास नहीं है। अब अगला युद्ध देखते हैं, बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध 23 अक्टूबर 1764। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 को। ठीक है, पश्चिम बंगाल में भागीरथी नदी के किनारे। और बक्सर का युद्ध कब हुआ था?
23 अक्टूबर 1764 को, ठीक है। इसमें कौन कौन सा थे? मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला, ठीक है, उसमें सिराजुद्दौला था, इसमें क्या है? शुजाउद्दौला, ठीक है। और मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय तथा अंग्रेजी सेना नेतृत्व कौन कर रहा था? अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा था कैप्टन हेक्टर मुनरो, ठीक है, कर रहा था। बक्सर के नवाब की तरफ से कौन था? मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला, ठीक है, और शाह आलम द्वितीय था, ठीक है। मुग़ल सम्राट कौन था? शाह आलम द्वितीय, ठीक है। अगला पॉइंट है, बक्सर युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर जाफ़र था। बक्सर युद्ध के समय में कौन था बंगाल का नवाब? तो मीर जाफ़र था, ठीक है। अब आगे देखते हैं इलाहाबाद की संधि। इस युद्ध के बाद क्या होता है? हार जाने के बाद इलाहाबाद की संधि होती है, ठीक है। इलाहाबाद की संधि में दो संधि होता है, ठीक है। इलाहाबाद की संधि कितना होता है? 2। प्रथम संधि देखते हैं। प्रथम संधि होता है 12 अगस्त 1765 ईस्वी को। किसके बीच? क्लाइव तथा मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच। किसके बीच? रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम, मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच। कंपनी को बंगाल, इसमें कुछ कंडीशन भी रखा जाता है, ठीक है। पहला कंडीशन है कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से दे दी जाए। यानी दीवानी मतलब कि राजस्व जो मिलेगा, जो टैक्स मिलेगा यानी कर जो मिलेगा, वो किसको दे देना चाहिए? कंपनी को दे देना चाहिए, यानी कंपनी को मिलना चाहिए, ठीक है, टैक्स वसूलने का अधिकार। कहाँ का? बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ठीक है। बंगाल जो था, इससे पहले सोने की मतलब कि वहाँ पर सोने के खान समझे वहाँ पर उसको कहा जाता था, ठीक है। बहुत ही मतलब उन्नति होता था बंगाल में, ठीक है। तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से किसे दे दिया जाए? कंपनी को, ठीक है। ये पहला संधि में हुआ था। किसके बीच हुआ था पहला संधि? रॉबर्ट क्लाइव और मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ था, ठीक है, 12 अगस्त 1765 ईस्वी को। अब दूसरा संधि देखते हैं। दूसरा संधि, द्वितीय संधि 16 अगस्त, 4 दिन बाद हुआ था, 16 अगस्त 1765 ईस्वी को, ठीक है। द्वितीय संधि कब हुआ था? 16 अगस्त 1765 ईस्वी को। किसके बीच? रॉबर्ट क्लाइव तथा अवध के नवाब शुजाउद्दौला, ठीक है। एक तो मुग़ल सम्राट के बीच हुआ था, यानी पूरे देश के सम्राट के बीच, और एक उस जगह के जो थे नवाब उसके बीच हुआ था, ठीक है, शुजाउद्दौला के बीच हुआ था, ठीक है। इसमें कंडीशन क्या था? पहला कंडीशन है इलाहाबाद और करा के जिले मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय को दिए। इलाहाबाद और करा के जो जिले थे वो मुग़ल शाह आलम द्वितीय को दिया गया, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या है? शाह आलम द्वितीय के उत्तराधिकारी अकबर द्वितीय यानी 1806 से 1837 तक जो रहा था, वो बहादुर शाह को पेंशन भोगी बनकर रह गए, यानी पेंशन उसको मिलेगा, ठीक है, और कुछ नहीं कर सकता है। चलिए दोस्तों, आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं। क्लास आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मेरा पिछला क्लास का वीडियो नहीं देखे तो वो भी जा कर के देख सकते हैं प्ले लिस्ट में, ठीक है, प्ले लिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। और हमने बिहार एसएससी सीजीएल जो है फोर्थ ग्रेड का जो है सीजीएल का भी प्रैक्टिस सेट शुरू किए हैं। वो सुबह का वीडियो आता है, उसमें भी जा कर के आप लोग देख सकते हैं और अच्छे से अपनी तैयारी को चेक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, क्लास को देखने के लिए पूरा क्लास देखेंगे तभी समझ में आएगा दोस्तों। बहुत ही अच्छे कंटेंट दे रहे हैं दोस्तों, ठीक है। क्लास पूरा अच्छे से देखिएगा तभी जा कर के अच्छे से समझ में आएगा। और जहाँ कहीं भी डाउट हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि यहाँ पर ये समझ में नहीं आया है, ठीक है, ताकि मैं भी अच्छे से बेहतर कर सकूँ। थैंक्स। चलिए दोस्तों, क्लास को ये प्रिंट करते हैं। वीडियो को पूरा वॉच करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।